नमस्कार दोस्तों, चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सक्सेस को अभी तक 2 हफ्ते भी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन इसरो एक बार फिर से इतिहास रचने जा रहा है। आदित्य L1 मिशन। आज इसरो की नजर चांद पर नहीं बल्कि सूरज की तरफ है। आइए समझते हैं इस मिशन को गहराई से आज के इस वीडियो। आदित्य L1 इंडिया का पहला मिशन है जो स्पेसिफिकली सूरज को स्टडी करेगा। लेकिन जैसे चंद्रयान चांद पर लैंड किया था, वैसे आदित्य सूरज पर लैंड नहीं करेगा, बल्कि दूर से ही सूरज को जांचेगा। इनफैक्ट ये स्पेसक्राफ्ट धरती के ज्यादा करीब होगा सूरज से। इस मिशन के दौरान स्पेसिफिकली कहा जाए तो ये लॉन्च होने के बाद धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर जाकर L1 के अराउंड एक हेलो ऑर्बिट में घूमेगा। उस पॉइंट तक पहुंचने में इसे लॉन्च से करीब 4 महीने का समय लगेगा। एक बारी पहुंच गया तो 5 साल तक वहीं रहकर सूरज को ऑब्जर्व करेगा। इसीलिए ये सिर्फ एक स्पेसक्राफ्ट नहीं बल्कि एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी भी है। अब सबसे पहला सवाल आपके मन में आएगा, आखिर ये लैग्रांज पॉइंट क्या है? लैग्रांज पॉइंट्स दोस्तों वो अनोखे पॉइंट्स हैं स्पेस में जहां पर 2 सेलेस्टियल बॉडीज का ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस आउट करता है। सूरज और धरती को अगर हम कंसीडर करें तो यहाँ 5 लैग्रांज पॉइंट्स बनते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये 5 लैग्रांज पॉइंट्स कहाँ पर लाई करते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर हम कोई स्पेसक्राफ्ट भेजेंगे तो स्पेसक्राफ्ट का ऑर्बिटल मोशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स धरती और सूरज के ग्रेविटेशनल फोर्स से कैंसिल आउट कर जाएगा। इसका फायदा क्या हुआ? हमें स्टेबिलिटी मिलती है। जो भी स्पेसक्राफ्ट हम लैग्रांज पॉइंट पर भेजेंगे हमें ऑलमोस्ट कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा उस स्पेसक्राफ्ट को उस लैग्रांज पॉइंट पर बनाए रखने। इस स्पेसक्राफ्ट का फ्यूल बचेगा और वो स्पेसक्राफ्ट धरती की सन के अराउंड रिवोल्यूशन के साथ साथ गोल गोल घूमता रहेगा। इससे ज्यादा लंबे मिशंस भी किए जा सकते हैं। दूसरा फायदा है कॉन्टिन्यूअस ऑब्जर्वेशंस। लैग्रांज पॉइंट यानी L1 पॉइंट का एग्जांपल लें। यहाँ पर जो भी चीज हम L1 पॉइंट पर भेजेंगे वो कॉन्टिन्यूसली ऐसी पोजीशन में रहेगी जहाँ से धरती और सूरज दोनों को देखा जा सकता है और कभी भी एक दूसरे की शैडो में सूरज और धरती छिपेंगे नहीं। खुद ही सोचकर देखो दोस्त, जब हम स्पेसक्राफ्ट को लूनर ऑर्बिट में भेजते हैं, जैसे चंद्रयान को भेजा था, या फिर अर्थ के ऑर्बिट में भेजते हैं, चांद के अराउंड गोल गोल घूमने से धरती बीच बीच में छिप जाती है। ऐसे ही धरती के अराउंड गोल गोल घूमने से भी सूरज छिप जाएगा। इसीलिए लैग्रांज पॉइंट इतने जरूरी हैं और आदित्य L1 को L1 पोजीशन पर प्लेस किया जाएगा। यहीं से इसका नाम आया है आदित्य L1। इससे पहले भी बाकी और जो स्पेस एजेंसीज ने सोलर ऑब्जर्वेटरीज भेजी हैं उन्हें L1 पर प्लेस किया गया है, जैसे कि सोलर और हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी, इन शॉर्ट सोहो। ये जॉइंट मिशन था नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। L1 और L2 सबसे इम्पोर्टेंट लैग्रांज पॉइंट हैं। ये धरती के सबसे करीब हैं। फेमस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, उसे L2 पॉइंट पर प्लेस किया गया है। गैस कर सकते हो दोस्तों क्या कारण है? L2 पॉइंट पर धरती सूरज को छुपा कर रखेगी। अब इस टेलीस्कोप को लाइट ईयर्स दूर देखना है, इसलिए यूनिवर्स की गहराइयों में सूरज की रोशनी को छुपाना जरूरी है ताकि कोई इंटरफेरेंस न आ सके। इसीलिए L2 पॉइंट यहाँ चुना गया। L2 पॉइंट यानी लैग्रांज पॉइंट। लेकिन आदित्य L1 मिशन पर वापस आए तो आदित्य L1 मिशन सूरज पर क्या स्टडी करेगा, ये समझने के लिए पहले हमें सूरज के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा। हमारे सोलर सिस्टम का सन, इसका डायमीटर करीब 109 गुना ज्यादा बड़ा है धरती के डायमीटर। वजन में ये 3,33,000 गुना ज्यादा भारी है धरती के कंपैरिजन में। अगर आपको विजुलाइज करना है धरती के साइज को सूरज के कंपैरिजन के साइज में, तो इस एनिमेशन को आप देख सकते हैं। 1.3 मिलियन अर्थ एक सन के अंदर फिट हो सकते हैं। जैसे जैसे धरती के अंदर अलग अलग लेयर्स होते हैं, कोर, मेटल, क्रस्ट, ऐसे ही सन के अंदर भी अलग अलग लेयर्स होते हैं। सबसे अंदर सूरज के भी एक कोर मौजूद है
इस कोर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन के रिएक्शंस होते हैं, जहां पर हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इसी एनर्जी में सनलाइट पैदा होती है और गर्मी निकलती है, जो हमें धरती पर भी महसूस होती है। कोर का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इसके एकदम बाहर है रेडिएटिव जोन। 17% सन का रेडियस रेडिएटिव जोन से बनता है। फिर आती है कन्वेक्टिव जोन। अप्रोक्सीमेटली 30% सन का रेडियस यहाँ एनर्जी ट्रांसफर कन्वेक्शन के थ्रू करता है, इसीलिए इसको ये नाम दिया गया। इसके बाद आता है सन का सरफेस, जिसे हमने नाम दिया है फोटोस्फीयर। इवन दो हम इसे सरफेस कहते हैं, लेकिन असलियत में सन का वैसा कोई सरफेस नहीं होता जैसा धरती का होता है, क्योंकि वहाँ सिर्फ गैसेस और प्लाज्मा मौजूद है। इसे सूरज की एटमॉस्फेयर की लोएस्ट लेयर भी कहा जाता है। यहाँ पर तापमान काफी हद तक ठंडा हो जाता है, लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस। इसके ऊपर आती है क्रोमोस्फीयर की लेयर, जहां पर तापमान बढ़ने लगता है 6000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। फिर एक पतली सी लेयर है ट्रांजिशन रीजन के नाम से। फिर उसके बाद सन की सबसे आउटर मोस्ट लेयर आती है, इसे कोरोना कहा जाता है। इस वाले कोरोना का उस कोरोना वायरस से कुछ लेना देना नहीं है। कोरोना की लेयर में बहुत गर्म प्लाज्मा मौजूद होता है। इसका टेम्परेचर लगभग 1 to 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। एक सवाल यहाँ आपके मन में आएगा, आखिर क्या कारण है कि सन का कोर इतना गर्म है लेकिन सरफेस ठंडा हो जाता है? कोरोना वाली लेयर फिर से इतनी गर्म हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपकी तारीफ करना चाहूँगा। आप सब लोग अपना टाइम एक एजुकेशन वीडियोस में लगा। सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करने के हजारों तरीके हैं, लेकिन ऐसे वीडियोस से आपकी नॉलेज बढ़ती है। ऐसे ही सही टाइम का प्रयोग करने के लिए फॉलो कर लीजिए राठौर रिया। आते हैं फिर से वापस आदित्य L1 मिशन पर। सन का कोर इतना गर्म है लेकिन सरफेस ठंडा हो जाता है, लेकिन कोरोना वाली लेयर फिर से इतनी गर्म हो जाती है। ये सवाल अभी भी एक मिस्ट्री है साइंटिस्ट। हो सकता है आदित्य L1 का स्पेस मिशन यहाँ कुछ राज खोलेगा। वैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग थ्योरीज बनाई हैं इसके पीछे रीजनिंग को लेकर, लेकिन बहुत से और कोई भी नहीं जानता एग्जैक्ट रीजन क्या है। जब हम सूरज को धरती से देखते हैं यूजुअली हमें फोटोस्फीयर की लेयर दिखती है, लेकिन जब सोलार इक्लिप्स होता है तो एक रेडियस ग्लो हमें दिखता है। सोलार इक्लिप्स के अराउंड वो क्रोमोस्फीयर की लेयर होती है और टोटल सोलार इक्लिप्स में वो लेयर भी छुप जाती है और सिर्फ कोरोना की लेयर दिखती है। बहुत ही फेंट सा एक हैलो टाइप का बन जाता है सन के अराउंड। आदित्य L1 का मिशन है सन की ऊपर की 3 लेयर्स को स्टडी करना, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना। लेकिन सूरज से लाखों किलोमीटर दूर आखिर ये किया कैसे जाएगा? इस पर मौजूद इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो पहले हमें समझना पड़ेगा सूरज में क्या क्या चीजें बाहर निकलती हैं। और लाइट तो हम सब जानते हैं कि सूरज से निकलती, ये तो बड़ा ऑब्वियस है। इसके अलावा सूरज से हर प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलती हैं। इसमें न सिर्फ हमारी विजिबल लाइट जो हमें आंखों से दिखती है, बल्कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, यूवी रेज, जिसकी वजह से स्किन कैंसर हो सकता है, इंफ्रारेड रेडिएशन, रेडियो वेव, एक्स रे, गामा रेज। ये एक्स रेज और गामा रेज बहुत हार्मफुल रेडिएशन होती हैं, लेकिन हमारी धरती की एटमॉस्फेयर इनसे प्रोटेक्ट कर ले। लेकिन इन सब के अलावा सूरज से निकलती है सोलर विंड। सोलर विंड बेसिकली एक बहुत बड़ा बहाव है चार्ज इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का। ये सोलर वेव्स जब धरती के मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करती है तो हमें नॉर्दर्न लाइट्स देखने को मिलती है। यही सुंदर सी रोशनी आसमान में स्वीडन, फिनलैंड और लैंड जैसे देशों में देखने को मिलती है। इसके अलावा सूरज से निकलती है कोरोनल मास इजेक्शंस, CME, जो सोलर विंड और मैग्नेटिक
फील्ड के बहुत बड़े बखेर निकलते हैं सूरज से कभी कभार सोलर फ्लेयर, जो लाइट्स और एनर्जी के बड़े इंटेंस फ्लैशेस होते हैं। कई साइंस फिक्शन फिल्मों में सोलर फ्लेयर्स का मेंशन किया जाता है, जैसे कि 2012 और नोइंग जैसी, जिनमें एक भयंकर सोलर फ्लेयर्स निकलता है जिसकी वजह से पूरी दुनिया खत्म हो जाती है। इन्हीं सब चीजों को मेजर करने के आदित्य L1 पर 7 इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं, जिन्हें 7 पेलोड्स भी कहा जाता है। पहला विजिबल इमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, शॉर्ट फॉर्म बेल्ट, ये कोरोना लेयर्स को स्टडी करेगा और कोरोनल मास इजेक्शंस को ऑब्जर्व। दूसरा सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीशॉर्ट फॉर्म, ये सूरज की फोटोस्फेरिक और क्रोमोस्फियर की इमेजिंग लेगा। अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम, सोलर लो एनर्जी एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर, शॉर्ट फॉर्म सोलेक। और चौथा हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्स-रे स्पेक्ट्रोम, शॉर्ट फॉर्म हेलियम। ये दोनों सूरज से निकली एक्स-रेस को स्टडी करें, स्पेशली सोलर फ्लेयर्स में जो एक्स-रे निकलती। पांचवा आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट एस्पेक्स, छठा प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, शॉर्ट फॉर्म पाप। ये दोनों सोलर विंड को स्टडी करें। पेलोड्स है मैग्नेटोमीटर का काम है मैग्नेटिक फील्ड्स को मेजर। दो मैग्नेटिक फील्ड्स जो L1 पॉइंट पर आ रही हैं, तो 7 में से 4 पेलोड्स डायरेक्ट सूरज को स्टडी करेंगे और बाकी 3 पेलोड्स उस L1 पॉइंट के आसपास मेजरमेंट। ये चीज अब आप समझ ही गए हो, धरती से बाहर निकलना जरूरी इन मेजरमेंट्स को लेने, क्योंकि धरती की एटमॉस्फेयर बहुत सारी रेडिएशन, एक्सरेज और अलग अलग चीजों को धरती के अंदर आने से रोकती है, जो कि इंसानों के लिए अच्छा है लेकिन एक्चुअली में स्टडी करने के लिए अच्छा नहीं है। बाकी और सन के मिशंस की बात की जाए, साल 2018 में नासा के फोकस सोलर प्रोब लॉन्च किया गया था इन कोलैबोरेशन विद यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इसका मकसद था सन की जो कोरोना की लेयर है उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट बनाना। इसके अलावा सोलर ऑर्बिटर भी था जो कि नासा और ESA के द्वारा लॉन्च किया गया था साल 2020 में। मकसद एक ही है, सूरज को बेहतर समझ पाएं, इसलिए सूरज से बाहर निकलने वाली हानिकारक रेज जिनको हम बेहतर से स्टडी कर पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।